नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे उन्नत खेती की। उन्नत खेती किस ढंग से होती है, इस संबंध में विशेषज्ञ हमें जानकारी देंगे। और ख़ास बात ये है कि जो युवा किसान हैं, जो पढ़ लिख कर जो किसानों के पुत्र हैं, वो खेती बाड़ी की तरफ से वो मुड़ रहे हैं, ऐसे किसानों को खेती की उन्नत बनाने के लिए, लाभदायक बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। साथ में हम एक ऐसे सफल किसान, जिन्हें हम उन्नत किसान भी कह सकते हैं, जो अपनी सफलता की जानकारी हमें देंगे। तो सर्वप्रथम उनका मैं परिचय करा दूं। मेरे पास में ही हैं ग्राम वैसोदा विकासखंड बैरसिया के श्री रामकिशोर जी दांगी। आप नमस्कार। उन्नत और सफल किसान हैं। उनके पास ही हैं श्री स्वप्निल जी दुबे। आप कृषि विज्ञान के रायसेन में प्रमुख हैं और वरिष्ठ वैज्ञानिक भी हैं। उनके पास ही हैं डॉक्टर मुकुल कुमार जी। आप बागवानी, सब्जी इत्यादि उद्यानिकी की जानकारी देंगे, उनका भी स्वागत है। उनके पास में है पशुपालन विभाग से डॉक्टर अंशुमान गुप्ता जी, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं सफल किसान जी से ही प्रश्न करूंगा कि आप कब से खेती कर रहे हैं, इसको सफल कैसे आपने बनाया है। नमस्कार किसान बंधुओं। मैं खेती परंपरागत खेती है, मेरे बुजुर्ग भी करते थे और मैं भी आज 50 साल से खेती कर रहा हूँ। खेती बहुत ही लाभ का धंधा है। वैसे भी उत्तम खेती मानते हैं, बुजुर्ग भी मानते थे खेती उत्तम है। और इससे जो लोग भाग रहे हैं वो क्या है, उनके अनुभव के अभाव में वो दूसरी तरफ नौकरी के लिए भाग रहे हैं। जबकि उन्नतशील किसान जो है, आज कृषि विशेष मतलब इतने सारे साधन उपलब्ध करा दिए हैं विशेषज्ञों ने, जैसे स्प्रिंकलर है, रोटावेटर है। पहले हम जो खेती करते थे हल बखर से करते थे, बहुत कठिन होती थी। इसके बाद भी हमने खेती की और आज तो वैज्ञानिक युग है, इसमें बड़े अच्छे तरीके से बड़े अच्छे एप्लीमेंट्स, कल्टीवेटर हो, सीड ड्रिल हो, सीड कम फर्टिलाइज़र मशीन आ गई, खाद अलग बो, बीज अलग बो। और सिंचाई के लिए पहले बड़ा बनता था, उसमें बहुत लागत आती थी। अब स्प्रिंकलर जब से आए है, किसानों की दशाई में बहुत सुधार हुआ है। तो मैं और मेरे बच्चे भी दो हैं, वो भी खेती में ही खेती ही करते हैं और बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। कभी खेती में भागना नहीं पड़ता। स्प्रिंकलर बदल दिए, 10 मिनट टाइम लगता है, 16 स्प्रिंकलर बदल देते हैं। सुबह शाम 1-1 घंटे का काम है, बाकी सब दिन फ्री रहते हैं। तो खेती कहीं से गलत नहीं है, बशर्ते कि अच्छे तरीके के औजार हो, उपलब्ध हो। जैसे ट्रैक्टर एक बार लेते हैं महंगा पड़ता है, लेकिन अपनी घर की खेती में बहुत ही सुविधाजनक होता है। रोटावेटर बहुत अच्छा है। तो मैं सभी किसान बंधुओं से ये कहूँगा, खेती वैज्ञानिक तरीके से करें, फसल चक्र अपनाएं, नरवाई में आग ना लगाएं। थोड़ी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे, लागत कम आएगी, उत्पादन अधिक होगा। यही मैं किसान बंधुओं को कहना चाहूँगा। रामकिशोर जी, एक बात और बताएं कि आपको कितने बच्चे हैं, उनको कहाँ तक शिक्षा दिलाई है, क्या वो आपके साथ खेती में हाथ बटाते हैं या कहीं सर्विस करने चले गए। जी दिनेश जी, मेरे 2 बच्चे हैं। एक दोनों खेती करते हैं और दोनों बीए बीएससी कर चुके हैं, पढ़े लिखे हैं। मैंने उसके लिए छोटे बालक को उसमें एग्रीकल्चर में एडमिशन दिलाया, लेकिन उसने नौकरी पसंद नहीं की। कि मुझे तो खेती करना है। वो पढ़ लिख के यहीं खेती कर रहा, खेती में हाथ बटा रहा और बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे अच्छे एप्लीमेंट्स खरीद के लाता। अभी एक स्टार्टर लेके आया है जो मोबाइल से संबंधित है। रात को 2 बजे लाइट आती है, 2 बजे मोबाइल बजता है, लाइट आ गई, मोटर चल गई, सब पूरी बात बताता। तो हमें उठ के भागना भी नहीं पड़ता। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये तकनीकी पहले नहीं थी जो आज उपलब्ध है। रात को 2 बजे लाइट आए, 4 बजे आए, लाइट फॉल्ट हो गई तो वो बताएगा फ़ोन करके कि आपकी लाइट फॉल्ट है, मोटर नहीं चल रही, तो बताएगा आपकी मोटर नहीं चल रही। ऐसे एप्लीमेंट्स आ गए। साहब मेरे दोनों बच्चे खेती करते हैं और बहुत खुश हैं खेती में। वो तो देख के अच्छा लगा हमें। रामकिशोर जी, हमने देखा है कि आपके पास अमरूद के छोटे छोटे पौधे हैं, उनके बीच में कोई फसल है, उसके बारे में बताएं। जी, अभी हमने अमरूद का बाग लगाया, उसके बीच में डॉलर चने बोए हैं। तो वो बहुत ही अच्छी में मतलब उसमें फसल होती है। मिश्रित खेती जो जिसको कहते हैं, उसमें अभी 2-3 साल तक हम फसल ले सकते हैं। उसमें चने भी ले सकते हैं, गेहूँ भी ले सकते हैं। जब पौधा बड़ा हो जाएगा फिर थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन अभी 2-3 साल के लिए बहुत अच्छी। और उसमें टपक पद्धति, ड्रिप लगा है, पानी बहुत कम से कम देते हैं और फसल बहुत बढ़िया। अमरूद का बगीचा आप देख ही रहे हैं, बढ़िया फल फूल रहा है। एक बात और बता दें कि जो किसान खेती कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं, क्या उनको खेती में ध्यान देना चाहिए, क्या लाभ का धंधा है खेती। बिल्कुल लाभ का धंधा है।
खेती की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। नौकरी के पीछे नहीं भागते हुए खेती में ही अपन इतना करें कि अपन दूसरे लोगों को नौकरी दें। और ऐसा हो रहा है, जो उन्नतशील किसान हैं उनके यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं। विधिवत आप करोगे तो आप खुद ही आप नौकरी दोगे। नौकरी लेने की वजह देने के उपलक्ष्य में ध्यान दे के आप पढ़ लिख के अगर खेती करोगे तो बिल्कुल आप खेती में नौकरी दोगे। एक बात और मेरे मन में आ रही है जी। कि आपके पास ये ज़मीन है, इससे एक साल में दोनों फसलों में कितनी आय प्राप्त कर लेते हैं? इससे आप शुद्ध आय में दोनों फसल 20 एकड़ मेरे पास ज़मीन है, सब लागत काट के नहीं 4 लाख रुपए की आय अगर प्राकृतिक ने साथ दिया तो। प्राकृतिक अगर फेल हो रहे तो सार या पाला पड़ जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर शुद्ध सही आय आ जाए तो 4 लाख का दोनों फसल में फायदा होता है। बिल्कुल। अब मैं शुद्ध लाभ। डॉक्टर दुबे जी से जानना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई तो पहले से ही खेती करते हैं, पर ये उन्नत खेती क्या है? उन्नत खेती किसको कहते हैं? कैसे करना चाहिए? उन्नत खेती की यदि हम बात करें तो आज कृषि में नए नए जो अनुसंधान हो रहे हैं, हमारे जो ICAR के केंद्र हैं, IRI के केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इन सब के माध्यम से नई नई तकनीकों को जो है प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, जिसको लोग अपना भी रहे हैं। इसमें सबसे हम पहले बात करते हैं कि नरवाई में जो आग लगती है, इसको नरवाई में आग लगाना बिल्कुल गलत है। इसको नरवाई में आग न लगाएं। इसके लिए डिस्क हैरो आता है, कटाई के तुरंत बाद डिस्क हैरो का उपयोग करके इसको मिट्टी में मिला लें। रोटावेटर आता है, रोटावेटर से इसको मिट्टी में मिला लें। बेलर मशीन आ गई है, चाहे वो धान का खेत हो या हमारे गेहूं का खेत हो, नरवाई को काट के जो है उसकी बेल बन जाती है, बेलर बन जाता है, बेल हम बना सकते हैं। तो निश्चित हमारी जो फार्म मैकेनाइजेशन की तकनीकें आई हैं उनका हम खेती में उपयोग करते हैं तो हमको निश्चित फ़ायदा होता है। सीड कंफर्टी ड्रिल आ गई है, 2 पेटी की सीड ड्रिल होती है, एक से बीज गिरता है, एक से खाद गिरता है। अनुशंसित मात्रा में हम बीज का उपयोग कर सकते हैं, अनुशंसित मात्रा में खाद का हम प्रयोग कर सकते हैं। धान के बाद गेहूं की बुआई के लिए 0 टिलेज मशीन आ गई है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। गेहूं के बाद मूंग की बुआई के लिए बिना कटाई हकाई जुताई के हम जो है हैप्पी सीडर का उपयोग कर सकते हैं। तो फार्म मैकेनाइजेशन हमारा बहुत अच्छा हुआ है। उन्नत हमारी प्रजातियाँ आ गई हैं, उन्नत बुआई की तकनीक आ गई है, रिच फरो तकनीक आ गई है, जहाँ पे सोयाबीन नहीं होता है, बरसात की फसल नहीं होती है, रिच फरो आ गया है। हमारे जो है रेस बेड टेक्नोलॉजी आ गई है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। ड्रिप तकनीक से जो है चने का हम जो है ड्रिप पे जो है तकनीक से चने का हम उत्पादन ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ड्रोन टेक्नोलॉजी जो इस समय हम देख रहे हैं, तो निश्चित है कि जो हमारा कृषि का क्षेत्र है इसमें चाहे बुआई का तरीका हो, चाहे बीज की तकनीक हो, चाहे उत्पादन हो, पहले हमारा उत्पादन कम होता था, आज संचित अवस्था में गेहूं की किस्में आ गई हैं। पूसा तेजस HI 8759 आ गया है, पूसा बकला आ गया है, GW 513 आ गया है, करण वंदना आ गया है, करण वैष्णवी आ गई। तो इन सब की किस्मों की उत्पादन क्षमता लगभग 25-30 कुंटल। तो निश्चित है कृषि के क्षेत्र में, फसल उत्पादन के क्षेत्र में किस्मों से लेके, तकनीक से लेके, बुआई से लेके, खाद से लेके, सब में जो है बहुत जो है क्रांतिकारी बदलाव आया है। किसानों को इन तकनीकों को अपना के अधिक उत्पादन लेना होगा। किसान भाइयों, उन्नत कृषि यंत्रों के व्यापक प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया है कि ड्रोन जो तकनीक आई है, इसके बारे में थोड़ा और साफ बताएं विस्तार से। ड्रोन तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसमें एरियल स्प्रे होता है, कम समय लगता है। यदि हम मशीनों से स्प्रे करते हैं तो एक किसान हमारा दिन भर में 12-15 एकड़ तक ही जो है स्प्रे कर पाता है। यदि हम ड्रोन तकनीक की ओर जाते हैं, इसमें लगभग 3 लाख से हमारे ड्रोन आना शुरू हो गए हैं कई कंपनियों के, और लगभग 10 से 12 लाख तक के ड्रोन आ रहे हैं। ड्रोन से ये होता है कि जैसे अभी 1 एकड़ में हमको पानी की मात्रा लगती है 150 लीटर 200 लीटर, और ड्रोन तकनीक जो आ गई है उसमें मात्र 8 लीटर पानी जो है 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। किसानों को ज़रूर जो अभी थोड़ा आश्चर्य अजूबा लगता है, पर इसके सफल परीक्षण हो चुके हैं, कृषि विज्ञान केंद्रों पे हो चुके हैं, हमारे विश्वविद्यालय में हो चुके हैं। वहाँ से प्रूवन टेक्नोलॉजी हो गई है कि कम क्षेत्र में जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी से एक बार में एरियल स्प्रे किया जा सकता है। यदि गांव भर में जैसे हम करें कि किसी गांव की 200 एकड़ ज़मीन है, कोई फसल लगी है, वो कोई कीटनाशक जो कि कीड़ों का प्रकोप है या डिजीज़ का प्रकोप है, तो यदि पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाएं और ड्रोन का उपयोग कर लें तो 2 या 1 दिन में पूरे गांव में जो है 200 एकड़ में स्प्रे हो जाएगा। और वो इतना इफेक्टिव होगा कि उससे पूरा रोग जो है या कीट हमारा नियंत्रित हो जाएगा। तो इसमें लागत भी लगभग जो है 1200-1300 रुपये एकड़ आती है। और जो हमारा टैंक का खर्चा यदि हम बात करें तो वो भी लगभग 1400-1500 रुपये एकड़ आता है। तो पुरानी पद्धति और नई पद्धति में लागत उतनी है, पर इफेक्टिव की यदि हम बात करें तो समय कम और हमको लाभ ज़्यादा जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी में है।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। उद्यानिकी की अगर बात करें डॉक्टर साहब, तो हमारे किसान भाई जब पौधरोपण करते हैं उस समय भी कहीं से भी पौधे ले आते हैं, उसके बारे में आप सही सलाह दें, कैसे लाएं, क्या जानकारी करें, इस संबंध में बताएं। जो तकनीकी युग की बात है, तो तकनीकी युग में सबसे पहले हम सब्जी की नर्सरी की बात करते हैं। तो किसान अगर अपने खेत पे उस नर्सरी को उगा सकता है तो सबसे पहले उसे ध्यान देना है कि अपने खेत पे उस नर्सरी को उगाए। और नर्सरी उगाने के लिए कोशिश ये करें कि एक कीट अवरोधी नेट होता है, जो मच्छरदानी होती है, उस मच्छरदानी के अंदर कीट अवरोधी नेट हाउस जो संरक्षित खेती तकनीक के अंतर्गत आती है, उसके अंदर कोई भी सब्जी की पौध अगर उत्पन्न करते हैं तो उसमें वो वायरस फ्री नर्सरी होती है। और जो किसान बात करते हैं कि कुकड़ा रोग आ गया, चाहे टमाटर की बात कर लें या मिर्च की बात कर लें या बैगन की बात कर लें, तो वो कुकड़ा रोग का जो प्रारंभ है वो नर्सरी अवस्था से शुरू हो जाती है। तो नर्सरी को शुद्ध करने के लिए कोशिश करें कि छोटे से रकबे में या थोड़े से क्षेत्रफल में कीट अवरोधी नेट हाउस लगा ले और उसके अंदर उठा के बेड को लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर समतल खेत से उठाकर उसके ऊपर नर्सरी लगाएं। अगर किसान अपने खेत पे नर्सरी को नहीं कर सकता तो किसान अगर जिस नर्सरी से भी ला रहा है तो वो नर्सरी, जो भी नर्सरी हो, वो रेपुटेटेड नर्सरी हो और उस क्षेत्र की मानी जानी नर्सरी हो। और पौध जो अगर आपको चेक करना है कि पौध किस तरीके से हमारी शुद्ध हो सकती है, अगर कोई भी नर्सरी का पत्ता, पौधे का पत्ता अगर कहीं से कुकड़ा हुआ है और ऊपर का जो उसका कोमल पत्ता जो खिला रहता है, अगर उसने ऊपर से बंद उस पत्ती का आकार है तो समझ लेना चाहिए कि इस नर्सरी में वायरस का प्रकोप है, तो उस नर्सरी को आपको नहीं लेना है। ये एक सबसे पहला हमारा उद्देश्य होना चाहिए कहीं से पौधे लेने के लिए, कि अगर हमने नर्सरी ली और नर्सरी के ऊपर के जो पत्ते होते हैं कोमल वाले, जो ग्रोइंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, अगर वो बंद है और वो उसमें गुच्छा सा बन रहा है तो समझ लेना चाहिए कि इसमें वायरस का प्रकोप हो चुका है। और जैसे ही उस नर्सरी को आप अपने खेत में लगाओगे, वो 20-25 दिन बाद या 30 दिन बाद पूरे खेत में धीरे धीरे वो फैल जाएगा और जब कुकड़ा रोग पूरा फैल जाएगा तो उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करें अपने खेत पे उस नर्सरी को लगाएं, कीट अवरोधी नेट हाउस के अंदर लगाएं और संभव हो तो 10 रुपये की एक प्लग ट्रे आती है, प्लास्टिक प्लग ट्रे जिसको बोलते हैं, उसमें 100 बीज लग जाते हैं, 100 खाने रहते हैं छोटे छोटे। उसे आप अपनी छत के ऊपर भी तैयार कर सकते हैं। छत के ऊपर लकड़ी गाड़ के उस पर मच्छरदानी या नेट हाउस लगा के उसके अंदर भी ट्रे रख सकते हैं और आप एक ट्रे में 100 पौधे तैयार कर सकते हैं। और उसको वायरस फ्री बनाने के लिए आपको अगर अपने खेत के आसपास खुले में नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो उसके आसपास चारों तरफ गेंदे के पौधे लगा दें, जिससे जो कुकड़े रोग की समस्या नर्सरी से प्रारंभ हो जाती है उसे आप नर्सरी अवस्था से कंट्रोल कर सकें। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई फलदार वृक्षों को लगाते हैं और अभी तो समय है फलदार जैसे अमरूद का आने का जी तो जब फल पक्के लगभग तैयार होते हैं तो तोड़ाई के वक्त काफ़ी उनका नुकसान हो जाता है जी। उसमें थोड़ा बताएं, आप सलाह दें कि कैसे तोड़ें और कैसे पैकिंग करके मंडी में या बाजार में बेचें। हाँ, किसान भाइयों को ये बहुत ही आवश्यक है इस बात का ध्यान रखना कि हमें किस अवस्था में तोड़ाई करनी है।
वो फल ही नहीं, सब्जी में भी हमें तुड़ाई का ध्यान रखना है। किसान जब तुड़ाई करने जाता है, चाहे सब्जियों की बात करें या फलों की बात करें, तो जब फल पक जाता है पूरा और ओवर मैच्योर जिसे बोलते हैं, एक होता है इसमें परिपक्वता, एक बोलते हैं उसे पूर्ण परिपक्वता। अगर आपने मैच्योर और ओवर मैच्योर अवस्था में अगर आपने फलों की किस अवस्था में तुड़ाई करनी है, अगर आप उसको पूरी पूर्ण परिपक्वता की अवस्था में अगर तुड़ाई करते हैं, तो जैसे ही वो बाजार में जाता है, सब्जी हो या फल, वो गलने लगता है और उसका बाजार का भाव नहीं मिलता। तो कोशिश आपको ये करनी है कि फल को मैच्योर अवस्था में तोड़ना है, जिसको बोलते हैं परिपक्वता अवस्था। उस अवस्था में तोड़ के आपको ऐसे कार्टून में या ऐसे बॉक्स में पैक करना है कि एक फल से दूसरे फल पे प्रेशर बहुत तेज़ी से ना पड़े। और उसके लिए फलों में, खास करके फलों की बात मैं करना चाहूँगा कि एक फल से दूसरे फल से आपस में टच होने से बचाने के लिए उसमें अगर पेपर से उसे कवर कर दिया जाए, तो जो उसकी फल की सतह होती है, जो दूसरे फल की सतह पे वो टच होता है, तो उसमें दाग धब्बा आने के कारण बाज़ार में उसका भाव नहीं मिलता। तो उससे बचने के लिए उसे पेपर में आप कवर कर दें। और हमारे वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक और ईजाद की है, निकाली है, कि आपने अगर अमरूद है, संतरा है या नींबू है या अमरूद है, सेब है, उसे आप पौधे पे ही बैगिंग कर देते हैं। और उसको बैगिंग करने के लिए जैसे ही फल का मैच्योर अवस्था आती है, उसे एक पेपर होता है जिसको थैला पेपर बॉक्स बोलते हैं, उसे पौधे पे ही आप कवर करके फल को और उसे पंच कर देते हैं। तो उससे आपकी सीधे धूप नहीं लगती है उस फल पे, सीधे उस पर हवा नहीं, पॉल्यूशन नहीं लगता है, सीधे उस पर जो मक्खी फ्रूट फ्लाई अटैक करती है, फल मक्खी अटैक करती है, वो नहीं लगती है, सीधे उस पर बीमारी अटैक नहीं करती है। और उसे तोड़ने के बाद जब आप पैकिंग करते हैं और पैकिंग करने के बाद जब बाज़ार लेके जाते हैं, तो उसे भी आपको पेपर में, एक फल से दूसरे फल के बीच में पेपर रखते हैं या पेपर बैग से उसको बॉक्स में रखते हैं और उस बॉक्स में रखने के बाद बाज़ार लेके जाते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली आवश्यकता है कि अगर आपको दूर बाज़ार भेजना है, तो दूर बाज़ार भेजने के लिए जो हमारी सब्जियां या फल तोड़ने के बाद भी पकने की संभावना होती हैं, तो उन्हें हमें ऐसी अवस्था में तोड़ना है कि थोड़ी सी वो कच्ची अवस्था जब रहे, तो उस टाइम पे तोड़ें, जिससे कि हमारी जो लॉन्ग डिस्टेंस है, जब हम उसे बाज़ार भेजेंगे, ट्रक में भेजें या ट्रेन में भेजें, तो वो जो उस अंतराल है, उस अंतराल में फल का जो पकने की अवस्था वो थोड़ी सी पक जाए। अगर आपने वो पूर्ण परिपक्वता अवस्था पे तोड़ के और कहीं दूर बाज़ार में भेजेंगे, तो वो फल ओवर मैच्योर होकर, ओवर परिपक्व होकर वो सड़ जाएगा। तो यहाँ किसान भाइयों को ये आवश्यक रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक फल से दूसरे फल को संपर्क में न आने दें, उसके बीच में पेपर लगा दें, उसके आपको किसी कार्टून में बहुत ज़्यादा 2 कुंटल 3 कुंटल एक कार्टून में पैकिंग ना करें, 15-15 20-20 किलो की क्रेट लें, उसमें पैक करें और उसको पेपर कवर से पैक करें। किसान भाइयों, पशुशाला जो है वैसे तो 2 तरीके से बनती है और वैसे हम 3 तरीके से भी बनाते हैं। 2 तरीके से जो होती है, एक जो वैज्ञानिक पद्धति होती है जिसमें टेल टू टेल, यानी कि पशु जो है पूँछ से पूँछ की तरफ हम रखते हैं, है। दूसरा होता है हेड टू हेड, यानी पशु की जो खाने की नांद होती है वो आमने सामने होती है, 2 पशु आमने सामने खड़े होते हैं। और टेल टू टेल में दोनों की नांद खाने की अलग होती है और पूँछ की पूँछ तरफ से खड़े होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से टेल टू टेल यानी पूँछ से पूँछ वाली पद्धति जो है वो सही मानी गई है, उसी का उपयोग किसान भाइयों को करना चाहिए। चूँकि घर बनाना काफ़ी महंगा सौदा है, और यदि हम कोई डेयरी डालते हैं और उसमें हम अगर हाउसिंग पे इस तरीके से जाते हैं, तो काफ़ी सारा खर्चा जो है हम अगर हाउसिंग पे कर देंगे, तो किसी भी तरह से हम डेयरी को इस्टेब्लिश करने में सक्षम नहीं रह पाएंगे। इसलिए कन्वेंशनल मेथड की डेयरी आती है, जिसमें किसान भाई अपने किसी भी जो दीवार है घर की, कोई आखिरी दीवार हो, उसके ऊपर शेड डाल के वहाँ एक नान बना के हम एक सिंगल एनिमल की जो है अपन जो है डेयरी का इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, जिसको ठंड के समय हम किसी बारदान से या किसी चीज़ से ढक करके, बरसात में भी उसको ढक देते हैं, रात बेरात जो है उसको ढक करके हम अपने जानवरों को जो है, जैसे कुत्ता है, भेड़िया है, लोमड़ी जो जंगल से आ जाते हैं, इनसे भी हम अपने पशुओं की रक्षा कर सकते हैं। तो कन्वेंशनल मेथड की जो डेयरी है लोकल स्तर पे जो बनाई जा सकती है, उसको साफ़ सुथरा बनाएं,
थोड़ा सा ढलाव स्थिति में हो, ताकि अगर जानवर गोमूत्र करे, मतलब गोबर करे या मूत्र करे, तो वो बह करके बाहर हो जाए, जिससे साफ़ सफाई में आसानी हो। और जो उसका फ्लोरिंग होना चाहिए वो थोड़ा खुरदुरा होना चाहिए, जिससे पशु उसमें फिसले नहीं। तो कई बार क्या होता है, गर्भवती पशु रहता है तो उसकी पीछे की टांगें चौड़ी हो जाती हैं, और यदि अगर चिकना फ्लोर रहता है तो पशु के पिछले 2 टांग चौड़ी होने की संभावना रहती है। कई बार ज़्यादा चिकने फ्लोर पे पशु के फिसलने के कारण बच्चे पेट में हिलते हैं, तो डिस्टोकिया यानी बच्चे के घूमने की समस्या भी हो जाती है, जिससे बच्चा पेट में घूम जाता है, और डिलीवरी में बाद में इनकी समस्या आती है। कई बार ऐसी समस्याओं में जैसे जेर फंस जाती है, इस तरह की समस्या भी आती है। तो अगर फ्लोरिंग सही होगा तो इस तरह की समस्या नहीं आएगी। तो कन्वेंशनल मेथड जो डेयरी है हमारे लिए उपयुक्त है। वैसे जो है पूँछ से पूँछ वाली पद्धति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही मानी गई। डॉक्टर साहब, संतुलित पशु आहार की बात अगर हम करें तो क्या है दुधारू पशुओं के लिए? संतुलित पशु आहार वो आहार होता है जिसमें हम अच्छे से अच्छा दूध उत्पादन लेने की कोशिश करते हैं। संतुलित पशु आहार वो होता है जिसमें हम सारे जो पोषक तत्व हैं पशु को वो दे सकें। अब चूँकि हम बात करते हैं कि भूमि में सारे पोषक तत्व ख़त्म हो चुके हैं, एक एक करके हम मिट्टी की जांच कराते हैं तो कई तरह के पोषक तत्व मिट्टी में ही पाए नहीं जाते। अब चूँकि हम बोलते हैं हम 5 तत्वों के बने हुए हैं, एक तत्व भूमि भी है, तो भूमि में से जो पैदा होगा वो अन्न में आएगा, वो जो है चारे भूसे में भी जाएगा, और जो चारे भूसे में यदि कमी है तो हमारे पशु के उसमें भी कमी होगी। तो संतुलित पशु आहार में आजकल के समय में हम सारे मिनरल जो ज़मीन में पोषक तत्व ख़त्म हो चुके हैं उनका हम समावेश करके, उसमें जो है नमक भी है, सॉल्ट हम लोगों ने नमक देना बंद कर दिया है। नमक के कारण ही बहुत सारी समस्याएं पशुओं में आने लगी हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि पशु जो है दीवार चाट रहा है, एक दूसरे को चाट रहा है, मूत्र चाट रहा है, गोबर खा रहा है, चप्पल चाट रहा है, देखा ही होगा पन्नी खा रहा है। तो ये सब क्या है, गंदी आदतें हैं जो पशुओं को लग चुकी है, इसलिए कि उनमें पोषक तत्वों की कमी है। और मोटा मोटी मैं ये बात कहूँगा कि अगर हम दाना खिलाना चाहते हैं तो जो भैंस है यदि वो 2 लीटर दूध देती है तो उसे 1 किलो दाना हमें देना है, और जो गाय 2.5 लीटर दूध देती है उसे 1 किलो हमें दाना देना है। दाने में सम्मिश्रण आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, घर पे भी तैयार कर सकते हैं। उस दाने में मक्के की जो है, मक्का जो होगा सबसे ज़्यादा भरीता माने परसेंटेज में होगा, जैसे 55-60% के आसपास 1 कुंटल दाना बनाएंगे तो उसे 55-60% जो है मक्का ही रहेगा। बाकी आपको जो डालना हो, ज्वार, बाजरा, गेहूँ जो मिलाना चाहें मिलाएं, लेकिन उसके अंदर 1 किलो मिनरल मिक्सचर और 2 किलो से 1 किलो नमक हमको ज़रूर मिलाना है, तब जाके वो 1 कुंटल हमारा जो है दाना तैयार होगा। उस दाने को हमें पशु को, जैसे मैंने बताया, अगर भैंस है 2 किलो दूध दे रही है तो 1 किलो दाना देना है, और 2.5 लीटर अगर गाय दूध दे रही है तो उसे 1 किलो दाना देना, और जैसे जैसे दूध बढ़ता जाएगा वैसे दाना बढ़ता जाएगा। भूसा हमें हमारे हिसाब से देना है, हरा चारा जितना उपलब्ध करा सकें उतना अच्छा। साइलेज आजकल अवेलेबल है मार्केट में, साइलेज खरीद के भी किसान बंधु जो है पशु को साइलेज खिला सकते हैं। हरी घास आने लगी है जो वर्षों तक चलती है, पेरिनियल ग्रास बोलते हैं, सालों साल वो घास जो है उत्पादन देती है। उस घास का भी उपयोग, जैसे नेपियर घास है, और भी घासें आती हैं, पैराग्रास है, नेपियर ग्रास है, नेपियर ग्रास सबसे अच्छी होती है। इसका उपयोग भी किसान भाई करके अपने लागत को कम कर सकते हैं। मुख्य मुद्दा ये है पोषक तत्व का जो आपने पूछा है कि जो है डेयरी के अंदर जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है लेबर का, और उसके बाद जो होता है खाने पीने का। तो खाने पीने में यदि हमने साइलेज, अपने यहाँ का हरा चारा, ये मतलब जो अपन ने घास वगैरह लगाई है ये, और संतुलित पोषक में ईंट वगैरह का जो मैं बोल रहा हूँ, मिनरलाइज सॉल्ट ब्रिक, नमक की जो ईंट आती है, इसका उपयोग करेंगे तो हमारी लागत जो है कम हो जाएगी और पशु से दूध उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आज का जो विषय था उन्नत खेती, और हमारी जो नौजवान युवा हैं वो खेती क्यों करें, इस संबंध में आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। सही समय पर बोनी करें, सही समय पर सिंचाई करें, संतुलित बीज बोएं, संतुलित रासायनिक खाद दें, जैविक खेती करें, निश्चित तौर से कम लागत में अधिक उत्पादन होगा। अगले कार्यक्रम में फिर ऐसी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।